सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदी पेडागोजी में आज का टॉपिक जो है भाषा कौशल के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं श्रवण कौशल। बाकी अन्य कौशल की चर्चा आज होनी है और उनमें पहले नंबर पर लेते हैं हम पठन कौशल। पठन कौशल, इससे पूर्व हम अध्ययन कर चुके हैं श्रवण कौशल का। तो पठन कौशल या इसको कहेंगे वाचन कौशल। ठीक है, बात एक ही है। अब इस कौशल का उद्देश्य क्या है ये हमको पहले समझना है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम ये बात समझें और समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं में हम अपना ध्यान आकृष्ट करें। वाचन नंबर 1 पर लेते हैं। वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। तो एक उद्देश्य हमारी समझ में क्या आया कि वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। जागृत का मतलब पैदा होना। अब ऐसा नहीं है जागृत का मतलब सोई हुआ है ना, पैदा होना। कैसे? वाचन से स्वाध्याय मतलब हमारे अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए। और ये कब होगा? जब हम इस वाचन कौशल से गुजरेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई हम वाचन करें, किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ते हैं तो आदत में बन जाता है, फिर हम अकेले में बैठ के पढ़ने लगते हैं। बच्चे को पहले स्कूल में कक्षा के अंदर अध्यापक के दिशा निर्देशन पर वाचन कराया जाता है, फिर उसके बाद बच्चा घर पे बैठ के स्वयं पढ़ता है, तो वो स्वाध्याय हो गया। तो वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। तीसरा, वाचन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना। जो भी चीज पढ़ी जा रही है वो किस सेंस में, किस भाव में कही जा रही है। तो ये भाव बालक कब करता है ग्रहण? जब उसको पढ़ता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम, आदि चिन्हों का प्रयोग समझ सके। ये आपके 4 उद्देश्य हैं वाचन कौशल के। और 5वां, वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। उचित बल दिया जाता है। 5 उद्देश्य आपके सामने ये है। पहला, शब्द भंडार में वृद्धि कर देता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। वाचन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना। वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों को समझ सके और वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। ये 5 उद्देश्य
आपके सामने दिए हुए हैं, किसके? वाचन के। अब इसके आगे पठन कौशल की शिक्षण विधियां, ये देखते हैं। पठन कौशल की शिक्षण विधियां, इसमें क्या देखना है? नंबर 1, वर्ण बोध विधि। वर्ण बोध विधि, वर्ण मीन्स अक्षर, तो अक्षर की जानकारी देना। कैसे? छात्रों को वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। पहले छात्राध्यापक, जो टीचर कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वो सबसे पहले अपने छात्रों के सामने वर्ण बनाते हैं, फिर उनको खुद बोलते हैं और फिर वही उच्चारण बच्चों से कराते हैं। तो क्या करते हैं? पहला काम क्या है? वर्ण बोध विधि। बारेखड़ी में छोटा आ से लेके 76 ज्ञान तक ये क्या है? वर्ण है, और इनका बोध कराया जाता है। दूसरी विधि क्या है? ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि में समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। तीसरी विधि स्वरोच्चारण विधि। ये क्या है? इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनके स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। और इसका प्रमुख आधार होता है बारेखड़ी। का, खा, गा, घा, घा, ये जो पढ़ते हैं बारेखड़ी में, कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कई, को, कौ, ये सब क्या है? बारेखड़ी। और इसमें ध्वनि के आधार पर कहाँ मात्रा छोटी ई की, कहाँ मात्रा बड़ी ई की, और कहाँ पर मात्रा लगानी है बड़े ओ की या छोटे ओ की, ये सब स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो क्या हमने सीखा? स्वरोच्चारण विधि, ध्वनि साम्य विधि और वर्ण बोध विधि। अब इसके बाद 3 सीख लिए हमने। चौथे नंबर की देखते हैं कौन सी विधि है जो पठन कौशल में काम आती है। चौथे नंबर की विधि देखो और कहो विधि। अब इसमें क्या होता है ये भी समझो। वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। अब मान लीजिए छात्र के सामने हमने सेब रखा, वस्तु सेब, और फिर उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या है कि सेब, तो लिखेंगे कैसे? मान लीजिए वहाँ लिखा भी हुआ है
तो ये जो है सेब, ये है, लिखेंगे ऐसे तो वो अक्षर समझ रहा है। देखो और कहो, सेब देखा, उसके नीचे उसका नाम देखा, वस्तु या चित्र दिखाकर, हो सकता है किसी वस्तु का चित्र दिखा दें, और कहीं कोई वस्तु वाकई वास्तविक रूप में ले आए तो उसका नाम। तो इससे हम देखो और कहो विधि के अंतर्गत ये चीज़ें सीखते हैं। 5वें नंबर की विधि कहानी विधि। कहानी विधि, कहानी विधि के अंतर्गत क्या, बच्चों को चार्ट या चित्रों के माध्यम से चार्ट या चित्रों के माध्यम से कहानी कहकर बच्चों को कौन सा विकसित करते हैं, पठन कौशल। ये कहानी विधि। 6वां आता है अनुकरण। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है। एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द बोला कमल, अब बच्चों से भी बुलवा रहे हैं, उच्चारण करवा रहे हैं, क्या लिखा है बच्चों के, कमल कमल, तो बच्चे ही बोल रहे हैं। तो ये विधि क्या हो, अनुकरण विधि हो गई। बच्चा अध्यापक को देखकर अध्यापक के साथ साथ एक एक शब्द को बोल रहा है, अनुकरण विधि। अगली विधि देखते हैं, 7वें नंबर पर लेते हैं संपर्क विधि। संपर्क विधि, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इस विधि का प्रचार मॉन्टेसरी ने किया था। मॉन्टेसरी कौन, मारिया मॉन्टेसरी। इसमें बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराते हैं। अब बच्चों ने हाथी नहीं देखा और उनके सामने चित्र लाए, तो बच्चा तो अनभिज्ञ है, उसे तो पता ही नहीं है कि ये हाथी है। फिर टीचर इसको बता रहे ये हाथी है, ये शेर है, ये ऊंट है, ये बकरी है, इस तरह की चित्र। दूसरा, सब्जियों के देख लिए, हमने टमाटर देखा, गोभी, भिंडी, ये सारे चित्र तो बच्चे क्या, खिलौने से भी। तो संपर्क विधि यानी डायरेक्ट उसके संपर्क में लाते हैं कोई चीज़ को, और इस विधि से भी हम बच्चों को सिखाते हैं। 8वां नंबर आता है वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या करते हैं, बालकों से वाक्य या वाक्यांश, बालकों से वाक्य या वाक्यांश बोलने पर जोर देते हैं। बच्चा सबसे पहले विद्यालय में जाएगा तो पहले तो वर्ण सीखेगा, फिर दोनों वर्ण या 3 वर्ण या 4 को मिला के एक शब्द बनता है और उस शब्द को पढ़ना सीखेगा। फिर कई शब्द मिलके एक वाक्य बनता है या वाक्यांश, इनको पढ़ना सीखता है। तो धीरे धीरे करके हम वाक्य विधि पर पहुंच जाते हैं और बच्चे को फिर पुस्तक पढ़ना
आ जाता है। तो इस तरह पठन कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं उनको हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। अब परीक्षा में इनमें से कुछ मिलता है आपको एग्जाम में, ऐसा हम आशा करते हैं। अभी चूंकि पेपर सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत उपयोगी है ये। अब वाचन के प्रकार, वाचन के प्रकार, अब प्रकार में दो, एक तो हुआ सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। तो सस्वर वाचन में क्या करते हैं, स्वर सहित पढ़ते हुए, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहते हैं। यहां पर ये शब्द समझिए, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ये भी आ गई कि अर्थ ग्रहण, उसका मीनिंग भी समझें, खाली बोलना ही नहीं है, मीनिंग भी समझना है, अर्थ भी समझना है, क्या है अर्थ। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है, क्योंकि जो वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उनको लिपिबद्ध यानी पहचान करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। अब इसमें हमको सस्वर वाचन की बात करते हैं तो इसके कुछ गुण भी हैं। वाचन के गुण अब कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला गुण है शुद्ध उच्चारण। जब वो वर्ण पढ़ा जाएगा तो उसका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, और बार बार पढ़ाएंगे अध्यापक अपने दिशा निर्देशन में तो शुद्ध तो होना ही है। दूसरा, उचित ध्वनि, उचित ध्वनि निर्गम, सही उसकी साउंड आएगी निकल के वर्ण की। उचित लय एवं गति। चौथा, उचित बल विराम। पांचवा, उचित हाव भाव। छठवां, अंग संचालन। सातवें नंबर पर उचित वाचन मुद्रा। और आठवें नंबर पर अर्थ प्रतीति। क्या है? अर्थ प्रतीति। जब हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं, उसका वाचन कर रहे हैं, तो हमें उसका अर्थ भी महसूस होने लगता है, अर्थ भी मालूम होने लगता है। तो हाव भाव, बल, विराम चिन्ह वगैरह ये भी हमें देखने को मिलते हैं। लय और गति, ध्वनि निर्गम, अंग संचालन, मतलब इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो सस्वर वाचन के ये गुण आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं मौन वाचन। ये मौन वाचन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मौन वाचन, इसमें लिखित सामग्री, लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले
बिना आवाज निकाले चुपचाप पढ़ना। चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। अब इसके भी उद्देश्य क्या रहे यह भी देखते हैं। पहला, पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना। दूसरा, केंद्रीय भाव सेंट्रल आइडिया उसको समझना। दूसरा है मूल तथ्यों का चयन करना। मौन वाचन के अंतर्गत है ये मूल तथ्यों का चयन करना। तीसरे नंबर पे है संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्दों का अर्थ जान लेना, का अर्थ जान लेना। और चौथा है पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना। मौन वाचन के उद्देश्य में कौन कौन? पठित सामग्री केंद्रीय भाव को समझना, मूल तथ्यों का चयन करना, संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्दों का अर्थ जान लेना और पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना। ये 4 उद्देश्य किसके? मौन वाचन के। अब इससे आगे देखते हैं अगला कौशल। आगे देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं श्रवण कौशल, पठन या वाचन कौशल और अब आया हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसमें क्या होता है? मनुष्य मुख्यतः अपनी अनुभूतियों एवं मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। ये लाइन आप ठीक से समझें। मनुष्य मुख्यतः अपनी जो अनुभूति है उसे जो क्या फील हो रहा है और मनोवेग उसके मन में क्या विचार आ रहा है, सबसे पहले वो क्या करेगा? बोलेगा, मौखिक रूप से ही बोलेगा। ऐसा थोड़ी होगा वो आएगा और लिखना शुरू कर देगा। तो ये मौखिक ओरल डेली हमारे जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। तो मनुष्य मुख्यतः अपनी अनुभूतियों एवं मनोवेगों के व्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। चूँकि हमारा टॉपिक यही है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस कौशल का उद्देश्य क्या है? तो पॉइंट वाइज हम समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, बालकों का उच्चारण शुद्ध हो। मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो कक्षा में बैठे हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि उनका उच्चारण कैसा होना चाहिए? शुद्ध। पहला उद्देश्य तो हमारा ही हो गया। दूसरा, छात्र निसंकोच होकर अपने विचार
व्यक्त करने योग्य बन सकें। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या हुआ? छात्र, जब हम उन छात्रों को बोलने की आज़ादी दे रहे हैं तब उनको कोई संदेह है ही नहीं, कोई निसंकोच ही नहीं है, उनको किसी भी तरह का कोई डर का भाव नहीं है, वो अपने आराम से अपनी बात कह सकते हैं अध्यापक के सामने। तो इस विधि के द्वारा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के द्वारा क्या होता है कि वो अपने विचार व्यक्त करने लायक बन जाते हैं। अब विचार जब व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले मौखिक रूप से करेंगे, तो उनके अंदर ये अभिव्यक्ति कौशल विकसित हो जाएगा। तो दो उद्देश्य ये। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या उद्देश्य है इसका? छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि छात्र जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, जो उनकी बैकग्राउंड है फैमिली, वहाँ पर जिस तरह का परिवेश है, उसी परिवेश के अनुकूल उनकी मौखिक अभिव्यक्ति होगी। तो अधिकतर बालक अपने बड़ों से सीख जाते हैं और वही ज्यों का त्यों पेश कर देते हैं। चौथा नंबर, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता बनाए रखना। अब मौखिक अभिव्यक्ति में एक उद्देश्य हमारा ये भी है, वो क्रमबद्धता। जैसे किसी के बारे में जब भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या कोई संदर्भ है, किसी संदर्भ में कोई बात कही जा रही है, तो क्रमशः उसकी घटना का वर्णन कर सके, तो क्रमबद्धता बनाए रखें। पांचवा, विषयानुकूल, विषयानुकूल शैली का प्रयोग करना सीखना। जिस विषय से संबंधित बात हो रही है उसी के संदर्भ में बात को कहना, विषयानुकूल शैली का प्रयोग करना सीखना। तो ये तो रहे उद्देश्य किसके? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के। अब इसके आगे इस कौशल में शिक्षण विधि देखते हैं। शिक्षण विधियां तो क्या है? नंबर 1 पर वार्तालाप। पहली शिक्षण विधि क्या है? वार्तालाप। अब वार्तालाप को कैसे समझें? जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो छात्रों को विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व अपने छात्रों से क्या करता है? थोड़ा इंटरेक्शन, यानी उनसे बात। ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि बात करने से छात्र के मन मस्तिष्क में जो डर बैठा हुआ है कि कहीं अध्यापक कुछ हमें डांट ना दे या कुछ पूछ ना ले, तो एक मन बना लेना। कैसा? पढ़ाई से संबंधित। उस समय जो भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो अध्यापक प्रत्येक छात्र से तो नहीं, लेकिन कुछ छात्रों से वार्तालाप करके उनके हालचाल पूछ के, दिन कैसा है क्या, तो इस तरह की जनरल बात करके हम उसकी मौखिक रूप से जो अभिव्यक्ति होगी उसमें भी विकास करते। क्योंकि जब पूछेंगे तो वो बोलेगा तो कुछ ना कुछ व्यक्त करेगा। अगर शब्द में कुछ त्रुटि है तो अध्यापक तुरंत उसको सुधारेगा वहीं पर। तो ये बात भी समझ में आ गई, वार्तालाप। दूसरा, सस्वर वाचन। इस पर अभी हम बता ही चुके हैं कि जो भी वर्ण हैं या शब्द हैं उनको पहले अध्यापक स्वयं पढ़े, फिर बच्चों से पढ़वाए, तो सस्वर वाचन। इससे भी क्या होता है कि उच्चारण की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं।
तीसरे नंबर पर लेते हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर में क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं सीधा। छात्र से किसी विषय के बारे में पूछें, आस पड़ोस के बारे में पूछें, या प्रकृति से संबंधित कोई प्रश्न पूछें तो वो बोलेगा। जब बोलेगा तो क्या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में हम उसको निपुण कर पाएंगे। चौथा नंबर आता है कहानी सुनना या सुनाना। तो छात्र तो कहानी में विशेष रुचि लेते हैं, कहानी सुनना या सुनाना। कभी छात्र से अध्यापक कहानी सुन लेते हैं, कभी अध्यापक छात्र को कहानी सुना देते हैं। इससे भी पेन पेंसिल की कहाँ जरूरत पड़ी, केवल बोलना ही तो है। ये मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे सरल तरीका और आसानी से समझ में आ जाता है। पांचवा चित्र वर्णन। कोई चित्र बना दिया बोर्ड पर और फिर बच्चों से पूछना शुरू किया, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या महसूस हो रहा है, इस चित्र में कौन कौन है, तो बच्चा बोलेगा। आगे आता है छठवां कविता सुनाना या सुनना। बच्चे कविता को बहुत जल्दी रट लेते हैं, तो बच्चों से कविता सुनते हैं। अगर वहाँ पर कोई शब्द गलत बोला जा रहा है बच्चे द्वारा तो अध्यापक तुरंत उसमें सुधार कर देते हैं, और अध्यापक कविता सुनाते हैं तो बच्चे उनको सुन के रट लेते हैं, और फिर वो दोबारा उनसे पूछा जाए तो फिर वो बोल देते हैं। तो ये जो क्रम चल रहा है सुनना और सुनाना, इससे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि हो रही है। 6 हो गए। 7वां और क्या है, वाद विवाद। 8वां भाषण। भाषण किसी भी विषय पर, किसी महापुरुष के ऊपर कुछ बोलने को दिया जाए तो छात्र बोलेगा, तो भी ये चीज़ विकसित होगा, ये कौशल। वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए। 9 नाटक प्रयोग। 9वें नंबर पर है नाटक प्रयोग। नाटक कराते हैं, उसमें भी ये बहुत सहयोगी होगा। तो इस तरह से 9 विधियाँ आपके सामने रखी। अब इन मतलब कौशल को पढ़ने से हमारे अंदर एक समझ पैदा होती है कि प्रश्न जैसा भी आएगा परीक्षा में, उस टाइम आप इस योग्य बन जाएंगे, क्योंकि इतना स्टडी करने के बाद कि वो प्रश्न की जो पकड़ है, प्रश्न जो क्या पूछ रहा है, वो आप तभी समझ पाएंगे जब थॉरली स्टडी करते हुए जाएंगे। आगे लेखन कौशल। अब चौथे नंबर का और आखिरी है लेखन कौशल। अभी तक बात हो रही थी मौखिक अभिव्यक्ति की, अब बात हो रही है लेखन कौशल। इसमें क्या है, भाषा को लिपिबद्ध, भाषा को लिपिबद्ध करना, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को लिपिबद्ध करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आप देखते हैं उद्देश्य। इसके उद्देश्य में क्या क्या है लेखन कौशल में, तो पहला पॉइंट, छात्र द्वारा भाव को क्रमबद्ध
रूप में व्यक्त करना। लेखन कौशल का पहला उद्देश्य क्या है? छात्र द्वारा भाव सेंस को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। ये सुपाठ्य का मतलब क्या है? पढ़ने योग्य। अरे जो लिख रहा है वो इस योग्य तो हो कि कोई सामने वाला उसको पढ़ सके, तो छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। थर्ड नंबर पर आता है शब्दों की शुद्ध वर्तनी। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा, यानी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, वर्तनी सही होनी चाहिए, मात्रा कहाँ लगनी है, कहाँ विराम लगना है, कहाँ बिंदी लगनी है, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। चौथा विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सके। ये 4 पॉइंट्स आपने देखे उद्देश्य में। आगे और देखते हैं। बात चल रही है हमारे लेखन कौशल की। 5वां उद्देश्य क्या है? विभिन्न रचना वाले वाक्यों को शुद्ध गठन कर सकेगा। छात्र विभिन्न रचना वाले वाक्यों को शुद्ध गठन कर सकेगा। और 6वां नंबर पर क्रमबद्धता बनाए रखेगा। ये हमारे 6 उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब बात आती है लेखन शिक्षण विधियां। ये कौन सी हैं जी? तो पहली है मॉन्टेसरी विधि। अब इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम बालकों को लिखने की जो कौशल है, लिखना कैसे सिखाएंगे। तो पहली विधि की बात करें तो मॉन्टेसरी विधि। आइए देखते हैं कि मॉन्टेसरी विधि क्या कहता है। तो इस विधि में इन्होंने, मतलब मॉन्टेसरी ने, इन्होंने विद्यालय लिखना सिखाने में आँख, कान एवं हाथ तीनों पर समुचित प्रयोग पर बल दिया। मॉन्टेसरी विधि में लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों पर समुचित क्या दिया है? बल दिया। जाहिर सी बात है कि लिखने में सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों का प्रयोग होगा। तो इन्हीं तीनों का, बच्चे की मांसपेशियाँ इतना योग्य नहीं हो पाती हैं, इतना सुलभ नहीं है इस तरह से कि वो पेंसिल पकड़ सके और आसानी से कोई अक्षर बना सके। ठीक है, तो प्रारंभिक तौर पर लिखना बच्चों को सिखाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है कि वो पेंसिल को पकड़े कैसे।
और पकड़ के और फिर उसका प्रयोग कैसे करें, तो बहुत कठिन काम। दूसरा, मोंटेसरी विधि में ये इतना मैंने बताया तीनों चीज़ों पर। दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि में रूप रेखा अनुकरण विधि। अब ये क्या है रूपरेखा अनुकरण विधि? इसमें शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चौक से बिंदु रखते हुए अक्षर यानी वर्ण या शब्द लिख देता है और फिर बच्चों से उस बिंदुओं को, जो जितने भी बिंदु हैं उनको मिलाने के लिए कहता है। तो फिर एक वर्ण या शब्द उभर कर आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, अब ये बिंदु, अब हम कहें बच्चे से कि भाई ऐसा करो, इस सबको लाइन बना दो, ये बिंदुओं को मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? फिर यहाँ पर एक उभर के आ जाएगा, एक वर्ण, एक अक्षर आ जाएगा कि भाई ये का बन गया। इसी तरह से सबसे पहले बच्चों को लिखना जब सिखाया जाता है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्या? रूप रेखा अनुकरण विधि। आपकी समझ में आ गया? दो विधि। अब उसके बाद तीसरी विधि है, वो कौन सी विधि है? स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब आइए इसमें क्या करते हैं यह भी समझ लेते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट पर या अभ्यास पुस्तिका पर शब्द या वर्ण लिख देते हैं और उन्हें देखकर छात्र स्वयं लिखते हैं। इस विधि में क्या है? टीचर बोर्ड पर लिख देगा। मान लीजिए कोई शब्द बना दिया या अक्षर बना दिया, जैसे इसको समझ लेते हैं, जैसे कमल लिख दिया, विमल लिख दिया। अब कह दिया कि भाई बच्चों से कि ये लाइनों में लिखो, तो ये क्या है? शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर या अभ्यास पुस्तिका पर जो शब्द या वर्ण लिख देते हैं और उन्हें देखकर छात्र स्वयं लिखते हैं। इससे भी कौन सा कौशल विकसित होता है? लेखन। बालक लिखना सीख जाता है। ये स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब दूसरा, हमने अब तक 3 विधि देखी लिखने की। चौथी विधि जैकार्ट विधि। और ये क्या है विधि भाई? बालक पढ़े हुए
वाक्य को स्वयं लिखकर देखता है। बालक क्या करता है, जो अध्यापक ने जो एक वाक्य पढ़वाया, बालक ने ठीक से पढ़ दिया। अब छात्र से कहा कि भाई इसको बिना देखे और खुद लिखो। तो जब बिना देखे खुद लिखो बोल रहा है तो वाक्य लिखने में बालक सक्षम हो जाता है और धीरे धीरे वो लेखन में प्रवीण होने लगता है। गुजरना इन 4 विधियों से पड़ता ही है प्रत्येक छात्र को। अब ये बात अलग है किस छात्र की IQ कितनी ज़्यादा है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा धीमे सीखते हैं, लेकिन गुजरना इन सारी विधियों से पड़ता ही है। तो इस तरह से हमने भाषा कौशल के बारे में अध्ययन किया। अब आपको ये लगे कि इस भाषा कौशल में हमें कुछ सीखने को मिला, तो मुझसे जुड़ने के लिए और लगातार जुड़े रहने के लिए बस एक काम करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कर लीजिए तो आपको बहुत आसानी रहेगी और सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और आपको प्रतिदिन किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।